को छोड़ करके, जबकि भरतपुर में जीत चुके हैं, गोरखपुर में जीत चुके हैं, उधर से गंगानगर में कैंडिडेट के जीत के इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन ये कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये जो पहला यूपी में 17 सीटों पर हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने चुनाव आयोग को एक्स किया है कि यहाँ पे प्रशासन पर दबाव डाला गया है। किसका दबाव है ये चुनाव आयोग क्लियर करे। तो जो आशंका थी, जैसा बिहार और यूपी के चुनाव विधानसभा चुनाव में हुआ था 2020 और 2022 में, सेम ये बोखलाट में भाजपा जहां जहां इनकी सरकार है और जहां जहां इनका चल रहा है वहां ये दबाव बनाने जा रही है। अभी राजस्थान का चुनाव बदलने वाला है। अभी भी हमारा मानना है कि भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की सीटें होगी। रही बात अभी जो दूसरे राज्य की है, पूरे देश की है, तो जिस प्रकार जो बोखलाट में प्रधानमंत्री और बाकी जो भाजपा केंद्र था, उस हिसाब से लग रहा है कि इनकी जो 289 का आंकड़ा जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये 272 से नीचे आने वाला है। इसको क्लियर मैंडेट नहीं है, भाजपा को क्लियर मैंडेट नहीं है। मोदी जी की जो गारंटियां थी वो गारंटियां दोनों में बदल चुकी है और ये देश की जनता ने एक भी बैलेंस मैंडेट इस बार दिया है। जो 2014 और 2019 की जो तानाशाही देखी, जिस प्रकार जनता, अच्छा, तो इस बार का ये जो बड़ा बदलाव देश की जनता कर रहे हैं, और ना केवल राजस्थान, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एक बहुत बड़े बदलाव की स्थिति और एक बहुत बड़े विचार के साथ यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका बड़ा फैक्टर आप सीएल यादव क्या मानते हैं? क्या मुद्दों में कमी रही? क्या उस नैरेटिव को अच्छे से सेट नहीं किया गया, या फिर लोगों ने मन बनाया है बदलाव का? आपने देखा होगा देश के मुद्दों की बात कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने की। प्रधानमंत्री ने कभी मछली की बात की, कभी मंगलसूत्र की बात करी, कभी से कहा कि वो इंडिया अलायंस वाले आएंगे और आपके 2 मकान है, एक मकान पे कब्जा कर लेंगे। वो इंडिया अलायंस वाले आएंगे, आएंगे बिजली की कनेक्शन काट देंगे, आपके घर में नजरा कर देंगे। इंडिया अलायंस वाले आएंगे तो आपका बैंक खाता बंद कर देंगे और जो पैसा है वो हड़प लेंगे। इंडिया अलायंस जीतेगा तो पाकिस्तान में तालियां बजेगी, इंडिया अलायंस जीतेगा तो ये होगा, इंडिया अलायंस जीतेगा तो ये होगा। कभी उन्होंने देश के मुद्दों की बात नहीं की। जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो युवाओं के इश्यू थे, जो देश की सुरक्षा को ताक में रख करके जो अग्निवीर योजना लेकर के आया है, उसके ऊपर कहीं बात नहीं की। उन्होंने भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम की बात की, देश और समाज को बांटने की बात की। सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यह है कि आंध्र प्रदेश में जब इनका मैनिफेस्टो बन के आया तो वहां पे 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर देने का इनका मैनिफेस्टो में इनकी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। लेकिन पूरे देश में इन्होंने जहर को फैलाया कि वो कांग्रेस की सरकारों ने, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, उन्होंने धर्म के आधार पर इनको रिजर्वेशन दे दिया। ये एक प्रधानमंत्री की मानसिकता कितनी गिरी हुई हो सकती है वो इस चुनाव में देखी। भाजपा के जो संगठन पदों पर बैठे हुए थे नेता, उनकी मानसिकता देखी। कई मीडिया की खबरें थी कि साथ साथ राज्यपाल वाराणसी में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को खिलौना बना करके रख दिया। संवैधानिक संस्थाओं का जितना लेवल इन 10 सालों में गिरा है, शायद 65 साल की इतिहास में कभी नहीं गिरा। तो देश की जनता ने एक मैंडेट दिया है, ये तानाशाही के खिलाफ मैंडेट है, इनके नकारापन के खिलाफ है। मोदी जी ने 10 साल में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे नारे दिए। हर घर जल, 4 करोड़ से ज्यादा मकान, वो एक भी जुमला इनका साकार नहीं हुआ, सिर्फ जुमले किए। इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने के लिए 5 ऐसे कानूनों में बदलाव किया जिससे जनता से छुपाया जाए, स्टेक होल्डर से छुपाया जाए और हम चोरी करके जनता का पैसा लूट सके, लोगों को दबाव में ला करके जनता का पैसा लूट सके। ये गोरक्षा की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने 250 करोड़ से ज्यादा वीट एक्सपोर्ट करने वाली हालांकि बहुत बड़ा एक अंतर है। जहां हमने देखा 2019 में बीजेपी ने इन्हीं 25 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार क्या वजह बीजेपी खुद मानती है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा मंथन का विषय हो गया है बीजेपी के लिए भी। ठीक है सीएल यादव जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ आरपी विजय जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। सर बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल इन राजस्थान में हो रहे उलटफेर को लेकर ही आपसे किया जाना चाहिए, और मैं जरूरी भी समझती हूँ क्योंकि 8 सीटें तो भले ही आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर जीत ली हो, लेकिन अभी और ज्यादा चुनौती अभी बाकी है। उनको वेट करना चाहिए। अभी
14-11 चल रहा है असम के अंदर, और मुझे उम्मीद है ये 14 से बढ़कर के ऊपर बढ़ेगा। हमारी उम्मीद तो 25 की थी, बट किसी कारण से हम अगर नहीं कर पाए तो वो ये है कि कुछ झूठे वादे इन्होंने जो किए, जिस तरीके से उन्होंने जनता को गुमराह किया कि ये 400 सीटें इनको इसलिए चाहिए, ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। ठीक है आरपी विजय जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, कुछ तकनीकी खामी है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। 11,638 वोटों के साथ राव राजेंद्र सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। 11,638 वोटों के साथ बीजेपी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह फिलहाल जयपुर ग्रामीण सीट से बढ़त बनाए हुए हैं, आगे बने हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अभी भी इसे नहीं कहा जा सकता कि यही आंकड़ा जो है वो स्थिर रह सकता है। तो आरपी विजय जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। 8 की 8 सीटें तो आपकी आ गई, लेकिन अभी बाकी है, बाकी की चुनौतियां 2019 रिपीट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अभी हमारा स्कोर चल रहा है राजस्थान के अंदर 14-11 का, और जैसे आपने बताया राव राजेंद्र सिंह की बढ़त ले ली है, तो ये 15-10 का हो जाएगा। मेरे को ये लगता है कि 2 घंटे वेट करें, ये बढ़कर के डेफिनेटली ये नंबर बढ़ेगा और हमारा विनिंग स्कोर भी बढ़ेगा। यही सेम थिंग विल बी इन द नेशनल लेवल पे भी हमारी यही हो रही है। अभी हम एक्चुअली क्या है कि 280 के नीचे आ गए थे, 280 के आसपास आ गए थे, बट बढ़कर के 298 के आसपास आ गए हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है उसको हम तोड़ेंगे। 303 बीजेपी और एनडीए की 353, और ये ग्रेजुअली हमारे साथ आ रहा है। आपने नंबर देखा होगा तो धीरे धीरे हमारा नंबर बढ़ रहा है, और राजस्थान के अंदर भी ये स्थिति होगी। थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए 2 घंटे का। अच्छा आरपी विजय जी, हम राजस्थान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे यूपी जैसा राज्य है जहां पर आप लोगों के कई मुद्दे प्रभावशाली भी रहे, मोदी योगी फैक्टर वहां पर रहा, लेकिन राजस्थान, यूपी, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। टिल नाउ, एक मिनट सुन लीजिए। अभी तक अगर हम ये माने कि थोड़ा सा और इंतजार किया तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 या 4 सीटों पर अंतर हो सकता है। उससे ज्यादा अगर अंतर नहीं हो सकता तो फिर ये मान लिया जाए कि आप लोग वाकई में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार आप चुनौती फेस करने वाले हैं। वजह क्या मान रहे हैं आप, कहां पर कमी रही? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने एक तरीके से क्या है कि झूठ बोला है और गुमराह किया पब्लिक को कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट इसलिए चाहिए कि ये संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और जनता थोड़ी सी भ्रमित हो गई, उस वजह से ये काम हुआ है। मैं आपको बता दूं, हिंदी बेल्ट के अंदर चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगता है कि जनता थोड़ा सा भ्रमित हो गई, या जनता को इन्होंने भ्रमित में डाल दिया, उस वजह से थोड़ी सी तकलीफ मेरे को ये लग रही है। ये मेरा खुद का मानना है, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मैं बात नहीं कर रहा, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। लोग कंफ्यूजन इसलिए हो गए ना बेसिकली कि इन्होंने कहा कि ये तो संविधान को खत्म करके, संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म करेंगे, और आरक्षण हमारा कोई मुद्दा ही नहीं था। जबकि प्रधानमंत्री जी ने पहले राउंड के बाद में ये क्लियर कट कहा था कि संविधान के हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें, संविधान को भी नहीं छेड़ेंगे, एज के अलावा जो हमारा रिजर्वेशन है उसके हम हाथ नहीं लगाएंगे। बट उस समय तक एक पोल हमारा हो चुका था, ठीक है, पेज हमारा हो चुका था, उस वजह से ये तकलीफ आ रही है हमारे। ठीक है। सीएल यादव जी, आप ही का रुख करते हुए एक बार फिर से। सीएल यादव जी, अभी आपने सुना आरपी विजय जी ये कह रहे हैं कि लोग शायद कंफ्यूज हो गए, और आप लोगों ने लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट किया कि संविधान, अगर ये लोग वापसी करते हैं तो संविधान को तोड़ मरोड़ देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को चोट पहुंचाएंगे। तो ये मुद्दे जो हैं वो लोगों के भीतर घर कर गए, भ्रमित करने का काम आप लोगों ने किया, और यही वजह है कि इस तरह के रुझान आ रहे हैं, इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। मनीषा जी, जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता पदाधिकारी पिछले 75 साल से झूठ बोलने का काम किया, वो आज सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ बोली। प्रधानमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव में आकर के कहते हैं प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री कि कन्हैयालाल को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, कन्हैयालाल के परिवार को।
इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, कांग्रेस हमेशा लोग, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी CL यादव जी, लेकिन इसी बीच एक एक अपडेट भी बहुत देना जरूरी है, अपने दर्शकों तक साझा कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी अपडेट ये है कि अलवर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त जो है वो बढ़ गई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, अलवर सीट पर 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भूपेंद्र यादव 61,000 वोटों से आगे हैं। देखिए, भूपेंद्र यादव अलवर से, हालांकि ये माना जा रहा था कि क्या भूपेंद्र यादव यहां पर अपना जनाधार पेश कर पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे, लेकिन देखिए ये बड़ी बात है, 61,000 वोटों से भूपेंद्र यादव जो हैं वो यहां से आगे चल रहे हैं। हालांकि अलवर लोकसभा सीट पर यहां पर एक कड़ी टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन अब जो बढ़त है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलवर लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार 61,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से CL यादव जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन अलवर जैसी सीट जहां से भूपेंद्र यादव को बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर उतारती है, यहां पर क्या वजह रही कि वो इतने बड़े अंतर के साथ, फिलहाल इतने बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं? भोपाल का राज्यसभा सांसद, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, और यदि उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो फिर तो इस भाजपा का कोई मालिक नहीं बचा। भाजपा जिससे मोदी जी जाएंगे उससे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। धनबल की ताकत के ऊपर अलवर की सीट जीती जा रही है। लोगों को डरा करके, धमका करके वोट लिए गए अलवर में, और धनबल के ऊपर ये अलवर की सीट जीती गई है, क्योंकि पूरा कैबिनेट और पूरा देश का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फर्जीवाड़ा का पैसा था वो सारा अलवर में खर्च किया है। तो इसलिए आप कैसे, एक्सपेरिमेंट जरूर था कि भूपेंद्र यादव जी को निपटा दो, लेकिन वो निपटे नहीं, उन्होंने पैसा खर्च करके धनबल की जीत लिया। रही बात अब झूठ की बात, हमने कभी नहीं कहा था कि हम 400 सीट जीतेगी एनडीए ने, मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे इस देश को गुमराह करने के लिए, इस देश को झूठ बोलने के लिए, जबकि उन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कभी दोबारा नाम नहीं लिया कि ये नोटबंदी है ना मेरा ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने कभी दोबारा नहीं बोला कि जीएसटी मेरा ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि स्किल इंडिया मेरा ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने दोबारा कभी नहीं बोला कि मेक इन इंडिया ट्रम्प कार्ड है। ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे थे, इसलिए मोदी जी को पता था कि अपने दोस्तों को आने जो ऑब्लाइज करो और इस देश की जनता को बेवकूफ बनाओ। इस देश की जनता को उन्होंने यह हालात कर दी कि 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज खरीदने के लायक नहीं बचे। इस देश की जीडीपी की हालात कर दी कि खड्डे में डाल दिया। पिछले कल शेयर मार्केट को 2,500 पॉइंट बढ़ा करके 14 लाख करोड़ रुपए की तंदू में बजा रहे हैं, लेकिन उससे आम जनता को क्या फायदा हुआ? तो ये प्रधानमंत्री की उपलब्धियां कुछ नहीं है, झूठ और जुमले भाजपा का काम है, जो इन्होंने खुद बोले। प्रधानमंत्री ने कभी देश के मुद्दों की बात नहीं की, न कभी महंगाई की बात की, न कभी रोजगार की बात की, न जीडीपी की बात की। उन्होंने बात की पाकिस्तान की, उन्होंने बात की मुसलमानों की, उन्होंने बात की मटर की, उन्होंने बात की मछली की, उन्होंने अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश की, अपने आप को कहा अविनाशी, मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री को इलाज के लिए भेजना चाहिए कहीं भाजपा वालों को, और वो सपने देख रहे भाजपा वाले के 30वीं बार में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि 30वीं बार देश के प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन फिलहाल देखिए, अगर कुल मिलाकर हम ऑल ओवर आंकड़ा CL यादव जी देख रहे हैं तो उसमें आप भी स्वीकारिए उस बात को कि प्रधानमंत्री तो बनने ही जा रहे हैं, लेकिन राज्यों में कहीं ना कहीं जो उलटफेर है उसमें मंथन की स्थिति अब बीजेपी के बीच में जरूर पैदा होती नजर आ रही है। इस बात को तो आप स्वीकारेंगे? कहाँ बनने जा रहे हैं मैडम, कहाँ बनने जा रहे हैं? 289 सीट बता रहे हैं आप, और अभी तो जहां जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है वहां इन्होंने वोटिंग काउंटिंग है ना जो स्लो कर दी है, दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर, काउंटिंग टीम के ऊपर। यूपी में जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है, राजस्थान में कहाँ आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस के, कहीं नहीं बता रहे कि जीत गई, लेकिन बीजेपी के आप कह रहे हैं कि 8 सीटें जीत गई। तो दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नहीं सर, अगर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और अगर हम खबर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि किसी दबाव के बिना ही हम इस तरह के आंकड़े दिखा पाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आरपी विजय जी का रुख कर लेती हूँ। आरपी विजय जी, क्योंकि आप यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भ्रमित करने की कोशिश की गई है, लोगों का नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार अगर यही आंकड़े स्थिर रहते हैं
तो क्या लगता है कहां पर कमी रही है, कहां पर मंथन करने की जरूरत है, कहां पर बदलाव करने की जरूरत है, और कहां पर आप लोग मुद्दों से पीछे छूट गए हैं? क्या वोटों का पोलराइजेशन हुआ है? कहां पर कमी रही है? क्योंकि कड़ी टक्कर है, अभी तो एक टफ फाइट हम देख ही सकते हैं राजस्थान में, अगर कुछ और देर रुक जाया जाए और 2-4 सीटें अगर ऊपर नीचे हो जाती हैं तो मेरा मानना है, मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिकली क्या है कि मुद्दों की बात ये है कि इन्होंने जो नैरेटिव बनाया वो गलत नैरेटिव बनाया। इन्होंने जो पहले ही एक जो फेज हुआ था उसके अंदर हमारे सीटें कम हो रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने कहा था कि अगर ये 400 पार करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब संविधान में संशोधन करेंगे और संविधान में संशोधन करके ये रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। ये आप जानते हो कि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ी चीज है आज की तारीख में। सबको इनको एक्चुअली अगर इस तरीके के इस नैरेटिव अगर इस तरीके का फैल जाता है तो एक बहुत बड़ा चीज हो जाती है, और वो शायद इनका काम कर गई। ये झूठ जो बोला है, कई बार इन्होंने जो झूठ बोला है, पिछली बार आपको बताया राजस्थान के इलेक्शन में भी इन्होंने बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, तो ये झूठ डेफिनेटली इनको जो जनता है उसको भ्रमित कर गई। वो भ्रमित करने की वजह से आज ये स्थिति बनी है, बाकी ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस में कोई कमी है। सर, अभी तक तो कांग्रेस ये कहती थी कि बीजेपी वालों ने भ्रमित किया हुआ है लोगों को, अब आप भी इसी पिच पर चल दिए हैं, आप भी यही एक्सक्यूज। भ्रमित किया हमने क्या किया? हमने तो भ्रमित किया नहीं, हमने तो विकास करके काम आपसे वोट मांग रहे हैं, बट इन्होंने भ्रमित ये कर दिया ना कि अगर वोट आप बीजेपी 400 पार कर रही है तो उसके पीछे रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगी, रिजर्वेशन को खत्म करेगी। जबकि आपको पता है कि रिजर्वेशन तो हम तो उल्टा इनको कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो मोमडन से मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी में से काट करके, तो हम तो ये बात नैरेटिव कर रहे थे, बट इन्होंने जनता में भ्रमित इस तरीके से कर दिया कि हम रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, वो शायद कहीं पे ये जनता को। ठीक है आरपी विजय जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच बाबा बालकनाथ की एक प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। क्या लग रहा है? अब वो तो देखो समय समय की बात है, ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी फाइट तो अभी इतने बड़े मार्जिन से तो कोई सीट ऐसी बात नहीं कि जो निकल रही है, लेकिन कुल मिला के ठीक है, जीत है और जीत ही होती है आखिर में, चाहे 3 लाख से जीते चाहे 1 वोट से जीते, बात तो जीत की है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन जनता में एक मैसेज था कि बाबा की टिकट काट के और बाबा को विधायकी लड़ा दी और फिर दूसरे कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का असर दिख रहा है। भैया ये देखो ना, तुम में असर है, तुम क्यों खाम खाम अपनी दुकान चलाने के लिए फालतू की बातें करते हो? कोई ऐसी बात नहीं है। हमको तो ये सौभाग्य है कि हमें पार्टी ने और जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है, और हमें कुछ सीखने का ही मिलेगा ना, अभी तो सीखने का अवसर है। विधायक पद पर रहकर उसमें और बेहतर जनता के छोटे छोटे कामों से जुड़ने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है, और कामों को करने का अपने को पता लगता है कि कैसे जनता की सेवा की जाती है। बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं 240-50 के आसपास अटकी हुई है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को बहुमत मिल पाएगा या एनडीए से ही? सब अच्छा हो जाएगा, अभी समय बाकी है और बीजेपी की सरकार बनेगी, तीसरी बार देश में मोदी जी की प्रधानमंत्री जी बनेंगे, इसमें कोई संदेह आज देश में और दुनिया में किसी को नहीं। जिस तरह के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, राजस्थान में भी 25-25 और 400 पार का जो नारा दिया था, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं 11, 12, 13 के बीच में संघर्ष दिख रहा है। आपको इस किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो जनता का रुझान है, उनका मन है, लेकिन जो अभी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है, बाकी समय पर अभी पता लगेगा कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और बाकी दलों को जाती हैं। अभी कुछ इस पे कहना उचित नहीं है। सुबह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पहला एक विधायक जो यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे हैं, इसके अलावा ना प्रत्याशी हैं ना और कोई नेता दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, जीत के आश्वस्त होने के बाद प्रत्याशी आएंगे शाम को? सब लोग इधर ही हैं भाई, कोई बाहर है, कोई अंदर है, कोई किधर है, सब लोग कार्य में ही लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर छुट्टी मनाने गया है, सब लोग पार्टी के कार्य में ही लगे हैं और सभी लोगों का ध्यान आज मतदान केंद्र पर ही है और सब लोग जुड़े हैं साथ। बाबा बालकनाथ की आपने प्रतिक्रिया सुनी, हालांकि उनका ये कहना है कि चाहे जीत 3 लाख से हो या 3,000 से या 30,000 से, इवेंचुअली मैटर यही करता है कि हम जीते हैं। भरतपुर से संजना जाटव की प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो अपने आदरणीय महाराज साहब, अलवर वाले, भरतपुर वाले पार्टी के आला कमान को, और मेन हमारी जो है हम सब ने चुनाव लड़ा है, जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को। देखो, मेन तो हमारी जो जनता ने चुनाव लड़ा है, हर कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। जीत का आधार तो यही है कि
अपना समझ के चुनाव लड़ा है, संजना समझ के चुनाव लड़ा है, संजना ही समझ के चुनाव लड़के ही वो इस जगह पे आए हम। नहीं, मुद्दे तो मेन थे अपने, चिकित्सा है, बेरोजगारी है और ERCP की योजना है। अपने जो जैसे भरतपुर में आप जानते हो कि विकास हुआ ही नहीं, डेवलप कहीं हुआ ही नहीं। तो जैसे बड़ी बड़ी मेन तो अपने जो जाट आरक्षणों की मांग रखूंगी सबसे पहले। तो आपने सुना यहाँ पर तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम सुनवा रहे हैं। तो देखिए CL यादव जी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। CL यादव जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, बाबा बालकनाथ को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और ये मैटर नहीं करता, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम 3000 से जीत रहे हैं या 3 लाख से जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ये बहुत है। CL यादव जी, आवाज आ रही है आप तक? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, हम तमाम तरह की आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनवा रहे थे और ये काफी महत्वपूर्ण घड़ी भी हो जाती है, क्योंकि अब से थोड़ा सा और इंतजार अगर हम बताएं कि 1 से सवा 1 या 1.5 घंटे का और इंतजार, और उसके बाद जो आंकड़े हैं वो यहीं पर रह जाएंगे, निश्चित तौर पर इन्हीं को नतीजों में मान लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हर एक दल, हर एक नेता अपनी अपनी जीत का दावा करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। RP विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। RP विजय जी, आवाज मिल रही है आप तक? आवाज है। हाँ, RP विजय जी, अभी बाबा बालकनाथ ही कह रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता आप 3000 से जीते या 3 लाख से जीते, आप जीत रहे हैं, वही फर्क पड़ता है और वही उसी जीत का वो आश्वस्त करते हुए, उसी जीत को आश्वस्त करते हुए नजर आए। देखो, इलेक्शन के अंदर कोई भी होता है, इलेक्शन के अंदर हमेशा नंबर गेम होता है, चाहे आप जीतो कितने से भी। एक बट ये होता है कि वोट परसेंटेज आपका कितना आया उस पर फर्क पड़ता है। बाकी विनिंग कैंडिडेट्स जो होते हैं, चाहे वो 1 वोट से जीते चाहे 1 लाख वोट से जीते, वो विनिंग कैंडिडेट है। ये कहने का अर्थ उनका था कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो वहां नंबर काउंट करते हैं, और अगर आपको परसेंटेज करनी है कि वोट परसेंटेज कितना मिला, तो वहां जितनी बड़ी जीत होगी उतना वोट परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। ये उनका कहना है। और मेरा भी मानना यही है कि आपको नंबर चाहिए। आप ये मेजोरिटी लाने के लिए आपके पास नंबर होने चाहिए। इफ वी आर एक्सीडिंग 272 प्लस, तब हमें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार बननी चाहिए, सरकार बनने के बाद में। बट जो हमें उम्मीद है, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 2 घंटे का अपन को वेट करना चाहिए। मैं जरूरी ये नहीं है कि ये चेंज हो जाएंगे, मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली जिस तरीके चल रहा है स्टेगनेंट है, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। उससे ये लगता है कि अब कोई भी अगर कोई गद्दोबदल होता थोड़ा बहुत ही, तो वो बीजेपी के फेवर में या NDA के फेवर में ही होगा, क्योंकि अगर उधर होता तो अब तक हो चुका होता। इसलिए वो जब आपको मालूम है कि शुरुआत में जब तेजी से हुआ था, पहले बीजेपी 300 पार कर गई थी, धीरे धीरे इंडिया अलायंस है उसने बढ़त बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं थी, बट धीरे धीरे वापस उन्होंने कम किया है और हम बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो 303 का आंकड़ा था बीजेपी का और 353 का या जो हमारा आंकड़ा था NDA का, उसको हम पार करने में सफल होंगे। ठीक है, ठीक है। इसी बीच आप बने रहिएगा सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच अर्जुन राम मेघवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कौन अभी सुनाई दे रहा है? जिंदाबाद, अरे एक रुपया, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और आप बीकानेर क्या प्राप्त करेंगे? देखिए भाई, बात करें रिजल्ट से कितने संतुष्ट है, क्या कहेंगे? देखिए एनडीए की सरकार बनने के अनुदान से इतना तो फिर बनाने के लिए हालांकि ये बात सामने है कि बहुत जगह बीजेपी को नुकसान भी हुआ है, जिस तरह के रुझान हम समीक्षा करेंगे। अभी रुझान अच्छा, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी बीकानेर को लेकर? लगातार जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अब आगे की सबसे बड़ी प्राथमिकता बीकानेर को सेरेमिक हब बनाने की है, फर्टिलाइजर हब बनाने की है, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जो जिस तरह से रुझान आया है, जिस तरह से आपने कुछ बड़े नेताओं से दिल्ली में कोई बात बोल रहे हैं, अभी बात करेंगे। तो ये देखिए, जो आंकड़े हैं इनके बाद हम एक एक प्रतिक्रिया आपको सुनवा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अर्जुन राम मेघवाल को, और इस तरीके से इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते चलें तो इस वक्त की
एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आप तक साझा करें, जहां बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। उपचुनाव में बीएपी की जीत हुई है। बीएपी प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल चुनाव जीते हैं, ये बड़ी जानकारी है। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में बीएपी की बड़ी जीत हुई है। यहां से बीएपी के उम्मीदवार जयकृष्ण पटेल चुनाव जीते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तो हम लगातार आप तक जिस तरीके से मतगणना आगे बढ़ रही है, काउंटिंग हो रही है, वो तो हम आंकड़ा आपके सामने पेश कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि बागीदौरा से जो विधानसभा उपचुनाव हुआ वहां का क्या हाल है। वहां से बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में बीएपी की जीत हुई है। यहां से बीएपी के प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल चुनाव जीते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सीएल यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सीएल यादव जी, आवाज मिल रही है अब आप तक? सीएल यादव जी, अभी हमने सुना था, इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल भी, और उससे पहले हमने बाबा बालकनाथ को भी सुना था। सब जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक बड़े मैंडेट की वो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। और देखिए, आंकड़ा भी हमने अपडेट कर दिया है। जो आप आंकड़ा बता रहे थे उसको हमने अपडेट कर दिया है, और जो फिलहाल अपडेटेड आंकड़ा है वो 300 पर है एनडीए का। बाबा बालकनाथ ने तो मुख्यमंत्री को झूठा साबित करते हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे थे 25 की 25 सीट जीतेंगे, वो 5 लाख से ज्यादा की मार्जिन से। यानी कि इसका मतलब मुख्यमंत्री ने झूठ बोला था। अभी आप भी कह रहे थे कि कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम 5 लाख से जीतेंगे, 7 लाख से जीतेंगे। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे, हम 400 से ज्यादा से सीट जीतेंगे। और ये गुमराह करने के लिए इन्होंने ये सब बोला, क्योंकि 10 साल का निकम्मापन, नकारापन पूरे देश के सामने था। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े भी झूठ के आंकड़े हैं, सच्चाई के आंकड़े नहीं है ये। अभी जिस प्रकार से मोदी मीडिया ने 400 तक का एग्जिट पोल दिया, वो सबके सामने है। जिस प्रकार से झूठ फैलाया पूरे देश में, मुसलमानों को लेकर के, गरीबों को लेकर के और SC/ST को लेकर के, वो सबके सामने है। नहीं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स में तो ये आंकड़े भी थे। कुछ एग्जिट पोल में तो सर ये आंकड़े भी थे। कौन से गोदी मीडिया में किसी ने नहीं दिखाया है। गोदी मीडिया ने 300 पार दिखाए थे, 300 से 400 दिखाए थे। अभी आधे घंटे में आपने चेंज किया। अभी धीरे धीरे देखिए, बिहार, यूपी और जहां इनकी सरकार है, दादागिरी से मतगणना इन्होंने स्लो करवा दी है। कहीं भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कहीं 2 लाख की काउंटिंग हुई है, कहीं 1.5 लाख की काउंटिंग है। जबकि राजस्थान में जहाँ भाजपा के, अच्छा, राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान में आप लोगों का कौन सा फैक्टर काम किया सर? राजस्थान में आप लोगों का कौन सा फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण रहा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कि पार्टी का या INDA गठबंधन का एक साथ होना, ये लोगों के बीच में एक बड़ा फैक्टर बना? इंडिया गठबंधन बोलिए मैडम, इंडिया गठबंधन बोल दिए, फिर मैं एनडी गठबंधन बोलूंगा, फिर मैं। आप स्क्रीन से हटाइए, फिर एनडीए को हटाइए। इंडिया में आपने डॉट लगा रखा है, शर्म कीजिए कुछ। और एनडीए में डॉट नहीं लगा रखा, तो वो भी सर INDA गठबंधन आप ही लोग बोलते हैं उसको। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो सवाल किया है उस पर आप जवाब दीजिए बस। यदि आप जो सवाल किया है सर उस पर आप बने रहिए और उसी पर जवाब दीजिए। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर डॉट लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना सर। ये आप लोगों का नारा है सर, INDA। हम नहीं बोलते हैं, ये आप लोगों के नाम दिया हुआ है। आप लोगों का नाम अगर दिखा रहे हैं तो उसमें भी आपको आपत्ति है। हमने कोई नाम नहीं दिया, हमने इंडिया नाम दिया है। हाँ, तो सर इंडिया ही बोला जाता है उसको। आप मत बताइए कि हमें कहाँ पर डॉट लगाना है या कहाँ पर नहीं लगाना। आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए। आपसे मैंने सवाल किया कि आपको कौन सा फैक्टर लगता है जो इस बार राजस्थान में काम किया है, आप उस पर बने रहिए और उसी पर जवाब दीजिए। आपने इंडिया अलायंस कैसे बोला?
मैं पूछ रहा हूँ आपने इंडिया अलायंस कैसे बोला? सर आप लोगों के नेता बोलते हैं सर, हमें मत बताइए। आप लोगों के नेता बोलते हैं, आप ही लोगों ने शुरुआत किया था। आप लोगों ने गठबंधन बोला। गठबंधन का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? अलायंस होता है ना सर। अरे गठबंधन को क्या बोलते हैं सर? अलायंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गठबंधन को क्या बोलते हैं? अलायंस बोलो ना, फिर एंटी अलायंस बोलो ना, मैं कब कह रहा हूँ? अरे तो सर ये आप लोगों ने नाम दिया, आप लोगों के नाम को हम रिपीट कर रहे हैं, उसमें आपको आपत्ति हो गई है और मैं इस पर बहस नहीं चाहती हूँ सर आपसे। सीएल यादव जी, सीएल यादव जी, मैं इस पर आपसे बहस नहीं चाहती हूँ। मैं बस इस पर आपसे जवाब चाहती हूँ कि आप कौन सा बड़ा फैक्टर मानते हैं। अगर आप इस पर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। मैंने पिछले पौने 2 घंटे में कुछ नहीं बोला, आपने बोला इंडिया अलायंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि दर्शक इसमें रुचि रखते होंगे। दर्शक उसी में रुचि रखते हैं जो सच्चाई है। सच्चाई बोलिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ की लाज बचा के रखिए। अरे तो सर हमें पता है, हमें बखूबी पता है और यही वजह है कि हम सटीक आंकड़े भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो आप ये ज्ञान हमें मत दीजिए कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना। कांग्रेस की कितनी सीटें जीत की बताई? अरे सर हमें मत बताइए आप, मैं क्या कह रही हूँ आपसे। राजस्थान आप बेफिजूल की चर्चा कर रहे हैं, आप बेफिजूल की चर्चा कर रहे हैं सर। जीत क्लियर हो गई, आपने एक भी बताई क्या? अरे आप बेफिजूल की चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि दर्शकों को इसमें रुचि नहीं है।